लगातार बारामासा की चुनाव यात्रा जारी है। हमारी दो टीम्स लगातार आप तक चुनाव की खबरें पहुंचा रही हैं। एक टीम कुमाऊं से आप तक लगातार रिपोर्ट्स पहुंचा रही है और एक टीम गढ़वाल के क्षेत्र से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रही है, जिस टीम में हम सभी लोग शामिल रहे हैं। हम लोग अभी अभी गढ़वाल का दौरा करके लौटे हैं और अब देहरादून में हैं। और पहाड़ की गढ़वाल की सीटों का क्या आकलन है, अभी तक हमने आपको इशू बेस्ड रिपोर्ट्स दिखाई, कुछ कैंडिडेट्स से आपकी बातचीत करवाई, आपका परिचय करवाया। आज एक ओवरव्यू हम आपको देंगे कि जितने इलाकों में हम घूम के आए हैं वहाँ अभी क्या चुनावी मौसम है, क्या हलचल है। मनमीत हमारे साथ हैं। मनमीत ने लंबे समय तक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, तो एक एक सीट का सीट दर सीट हम लोग आकलन करेंगे। मनमीत, हम शुरू करते हैं। हमारी जो यात्रा शुरू हुई थी, तो हमारी यात्रा में जो पहला पड़ाव था पहाड़ी सीट का, वो थी धनौल्टी विधानसभा सीट। तो धनौल्टी विधानसभा सीट में पहले एक ओवरव्यू देते हैं कि कौन कौन मुख्य प्रत्याशी हैं और फिर बात करते हैं कि किसकी कौन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, पहले धनौल्टी का बताने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण ये बात बता दूं कि हमने लगभग 14 से 15 विधानसभाओं को कवर किया। और ये विधानसभाएं वो थी जहाँ पे केवल एक को छोड़ के कांग्रेस के केदारनाथ में कांग्रेस को छोड़ के लगभग सभी में भाजपा की सिटिंग विधायक थे। अब जब हम इस बार हमने जब इतने विधानसभाओं को देखा, समझा और लोगों से बातचीत की ग्राउंड में उतर के, तो हमें लगा कि कई जगह इस बार लगभग 4 सीटों में इस बार फाइट भाजपा और कांग्रेस के बीच ना होकर त्रिकोणीय एक संघर्ष है। जैसे कहीं पे आप है, कहीं पे यूकेडी है और कहीं पे निर्दलीय भी है। कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पे पिछले बार भाजपा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन इस बार वो वहाँ पे तीसरे नंबर पे खिसकती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल हम इस पूरे उसमें इसी सीट दर सीट हम इस पर चर्चा करेंगे। कहाँ पे कांटे की टक्कर है, कहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय है और कहाँ पे किस पार्टी का ज़्यादा एक तरह से उसका ज़्यादा अपलिफ्टमेंट है। तो शुरुआत हम धनौल्टी से करते हैं, क्योंकि हमने अपनी यात्रा की शुरुआत भी धनौल्टी से की थी। धनौल्टी में इस बार जो सिटिंग विधायक है वो भाजपा से प्रीतम सिंह पंवार है। इस बार वहाँ पे भाजपा ने दोबारा उन पर दांव खेला है और कांग्रेस से इस बार जोत सिंह बिष्ट है। 83,000 लगभग 83,000 की वोटिंग धनौल्टी में होती है और काफ़ी दुर्गम इलाके भी उसमें हैं। जैसे धनौल्टी का जो खुद इस समय जो ब्लॉक है वो बर्फ़ से काफ़ी वहाँ पे रास्ते भी ब्लॉक है। संभवतः शायद आज खुल गए होंगे, न्यूज़पेपर में सुबह हम देख भी रहे थे। तो इस बार वहाँ पे सीट जब हमने लोगों से बातचीत करी, तो पहाड़ों में राहुल क्या होता है कि गांव के गांव पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के हो जाता है। जैसे जौनपुर वाली बेल्ट में हम देखते हैं कि वो प्रीतम सिंह वहाँ मजबूत नजर आते हैं। हाँ, जैसे हम रेतु की बेली गए तो वहाँ पे हमने देखा कि पूरा गांव ही एक तरफा था। हाँ। लेकिन जब हम इधर टीरी वाली साइड की तरफ थौलदार ब्लॉक को देखें तो वहाँ पे भी फिर आपको दूसरी कैंडिडेट का एक तरफा दिखता है। तो इसलिए जो धनौल्टी का सीट है, धनौल्टी सीट में आप वहाँ पे कांटे की टक्कर है। मतलब वहाँ पे अगर कोई जीतता भी है तो कोई बहुत बड़ा वहाँ पे लीड नहीं रहने वाली। जैसे जो उत्तराखंड का एक पैटर्न होता ही है कि 1000, 1200, 800 और इवन तो कई बार 4 वोटों से भी यहाँ पे लोग जीतते रहे। लेकिन इस सीट पे मेन फाइट दोनों नेशनल पार्टीज के दो यहाँ पे नेशनल है, कांग्रेस की और भाजपा की। ठीक है, तो इस सीट से हम धनौल्टी सीट से आगे बढ़ते हैं। तो अगली सीट जिस रूट से हम लोग बढ़ते हुए गए थे, हमें वहाँ से नेक्स्ट विधानसभा शायद यमुनोत्री विधानसभा पड़ी थी। तो नेक्स्ट विधानसभा थी यमुनोत्री विधानसभा, जहाँ से कांग्रेस के एक काफ़ी यंग लीडर पे कांग्रेस ने इस बार दांव लगाया है, जिनका नाम है दीपक बिजलवाण। काफ़ी चर्चाओं में हैं इस बार। कुछ आरोप भी उन पर पिछली बार लगे थे। वो वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे और अध्यक्ष रहते हुए ही उन पर कुछ वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल उस मामले पे स्टे दे दिया, उन्हें राहत दे दी है उससे, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। और उनके प्रतिद्वंदी हैं भाजपा के जो कैंडिडेट हैं। मेन लड़ाई मतलब वहाँ पे भी कांग्रेस और बीजेपी की नज़र आ रही है। क्या कोई दोनों में से कोई कैंडिडेट एज लेता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा बढ़त बनाता हुआ? यमुनोत्री का पहले एक खाका मैं बता देता हूँ आपको। 74,000 के करीब वहाँ पे वोटर्स हैं और यमुनोत्री का जो सबसे बड़ा कस्बा है वो चिन्यालीसौड़ है। इसके अलावा यमुनोत्री में जो अभी जो सिटिंग विधायक है वो केदार सिंह रावत है, जो कि अब पुरोला शिफ्ट हो गए हैं। वो अब भाजपा के पुरोला से कैंडिडेट हैं।
जो दीपक बिजलवान वहाँ पे इस समय कांग्रेस से उठे हैं। हालांकि वो पहले भाजपा में थे और भाजपा से ही वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी उत्तरकाशी के हुआ करते थे, और उसके बाद उनका पार्टी से अपने काफ़ी विवाद हुआ और उनके अधिकार भी सीज कर दिए गए। एक लंबा दौर चला, उनके हाईकोर्ट में भी मामला आपने बताया लंबित है। लेकिन जो हमने वहाँ पे तमाम लोगों से बात करी, वहाँ पे उनकी जो फाइट है, दीपक बिजलवान की जो फाइट है, वो कांग्रेस के ही बागी, जो कांग्रेस के बागी हैं डोभाल, शायद संजय डोभाल उनका नाम है, उनसे उनकी फाइट है। वहाँ पे भाजपा ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे तीसरे नंबर में खिसक सकती है। तो क्या मनमीत ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा कई बार हमें अन्य सीटों पे भी दिखता है कि छोटी विधानसभाएं हैं तो बागी प्रत्याशी कई बार अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने की जगह तीसरे को फायदा पहुंचा देते हैं, तो क्या ऐसे समीकरण भी बन सकते हैं कि इन दोनों की आपसी लड़ाई में भाजपा सीट निकाल ले जाए? मुझे ऐसा लगता है कि इस यमुनोत्री वाली सीट में ये समीकरण इसलिए भी फिट नहीं बैठेगा क्योंकि कांग्रेस के पास जो अपना एक काडर उनका है ही। हालांकि कांग्रेस का काडर कई बार शिफ्ट भी हो जाता है, वो भाजपा की तरह उतना अनुशासन में नहीं रहता कि वो है। लेकिन वहाँ पे जब हमने तमाम लोगों से बात की, क्योंकि ये हमारा अपना आंकलन नहीं है, हम जब लोगों के बीच गए थे, लोगों से बातचीत के आधार पर, तो वहाँ पे यही सामने निकल के आया कि कुछ लोगों का कहना था कि जो वहाँ पे कांग्रेस के बागी है उनकी दावेदारी ज़्यादा बनती थी। अच्छा। क्योंकि वो कांग्रेस के वो बहुत समय से वो कार्यकर्ता भी रहे, उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी, तो उतना वहाँ पे भाजपा के जो प्रत्याशी है उतना वहाँ पे मतलब उनको फायदा होता नहीं मिल रहा है, मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, उतना मजबूत और इतना फायदा उनको मिलता नहीं आ रहा है। तो मुख्य तौर पे फाइट जो वहाँ पे है, जो संघर्ष है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के जो से हटे बागी प्रत्याशी के बीच में संभवतः लग रही है। ओके। यमुनोत्री से बिल्कुल फिर लगती हुई विधानसभा है गंगोत्री। गंगोत्री विधानसभा कई मायनों में बेहद खास है। एक तो गंगोत्री विधानसभा के साथ में एक बड़ा मिथक जुड़ा है, वो मिथक ये है कि गंगोत्री से जो भी चुनाव जीतता है उसी पार्टी की सरकार राज्य में बनती है। और ये सिर्फ उत्तराखंड बनने के बाद ही नहीं, 1952 में जब देश के पहले चुनाव हुए तो उस चुनाव से ये परंपरा चली आ रही है कि वहाँ जब भी जो प्रत्याशी जीता उसी प्रत्याशी की उसी दल की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती रही, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे जनता दल रही हो, या अन्य जो सरकारें बनी गैर कांग्रेसी सरकारें भी। और उत्तराखंड जब से बना तब से भी यही मिथक कायम है। और इस बार गंगोत्री इसलिए भी हॉट सीट बन गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो नई इस समय डेब्यूटेंट के तौर पर उत्तराखंड में आई है, उन्होंने अपना जो सीएम फेस बनाया है कर्नल अजय कोठियाल को, कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के कद्दावर नेता वहाँ से हैं विजयपाल सजवाण, वो भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। और भाजपा के सुरेश चौहान भाजपा से चुनाव मैदान में हैं। तो क्या मनमीत वहाँ पे क्या त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है या तीन में से आम आदमी पार्टी बेहद कमज़ोर है और मुख्य मुकाबला दो के बीच ही है? हम जब देहरादून से ये चले थे और काफ़ी हमारी जैसे उत्तरकाशी के तमाम मित्र हैं, परिचित हैं, उनसे जो बातचीत भी होती थी, तो उस बातचीत के आधार पे हम पहले ये आंकलन लगा रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस एक तरफा सीट निकाल लेगी। लेकिन जब हम डुंडा प्रवेश हमने किया, डुंडा जो गंगोत्री विधानसभा का एक तरह से प्रवेश द्वार भी है, और वहाँ से लोगों से बातचीत करते हुए डुंडा, मातली, ज्ञानसू और इवन की शहर के बाद तमाम वो गांव जो उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा सीट के आगे पड़ते हैं, उत्तरकाशी शहर से आगे की तरफ होते हैं, तो फिर हमारा ये जो आंकलन था वो गलत साबित हुआ। गंगोत्री विधानसभा सीट इस समय जो लोग ये एक तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिख रही है, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा संघर्ष जो है वो इस समय गंगोत्री विधानसभा में है। सुरेश चौहान मैं राहुल एक और आपको बात बता दूं कि पिछले बार जब भाजपा से गोपाल रावत को टिकट मिला था, हालांकि अब इस बार वो उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद ही उपचुनाव होने थे, लेकिन उपचुनाव नहीं हो पाए थे, जिस चक्कर में मुख्यमंत्रियों के बदलने वाला मामला भी हुआ था। और मनमीत ये भी बात आ रही थी कि उनकी डेथ के बाद शायद उनकी वाइफ को टिकट दिया जाए, और उनकी वाइफ के लिए कई भाजपा समर्थक वो कर रहे थे। तो शुरुआत में सुरेश चौहान को टिकट मांगना, मतलब दूर से देखने पर ये लग रहा था कि उनकी वाइफ को टिकट न मिलना शायद भाजपा को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ग्राउंड पे चीजें ऐसी नजर नहीं आती। और मैं इसी बात में आ रहा हूँ कि पिछले बार का जो 2017 का चुनाव था, जब गोपाल रावत को टिकट मिला था, तो उसका उत्तरकाशी के जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफ़ी हद तक विरोध किया था।
बताते हैं कि उनके वहाँ पे तमाम पुतले वगैरह ये सब चीज़ें भी जली थी। और ऐसे ही कांग्रेस की तरफ से भी हुआ था। कांग्रेस का भी एक धड़ा ये है, दोनों धड़ों का ये मानना है कि गोपाल रावत और विजयपाल सजवाण, इनके अलावा भी अब किसी और रिप्रेजेंटेशन को आगे होना चाहिए। इसी कारण से गोपाल रावत की जो धर्मपत्नी थी उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया और एक नए चेहरे को, सुरेश चौहान को वहाँ पे टिकट दिया गया और वो काफ़ी कांटे की टक्कर में उस चुनावी समर को लेके भी आ चुके हैं। रही बात आप पार्टी की, तो आप पार्टी का एक पूरा क्योंकि मुख्यमंत्री एक हॉट सीट है, मुख्यमंत्री आपकी तरफ से प्रस्तावित मुख्यमंत्री वहाँ से कर्नल कोठिया लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल, तमाम लोगों से बातचीत के आधार पे मुझे तो ये लगता है कि 8 या 9 या 10 हज़ार इतने वोट कर्नल कोठियाल वहाँ से ला रहे हैं। और आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी वहाँ पे सीट निकलती नहीं दिखी, नहीं नज़र आ रही है, सीट निकलती नहीं दिखी। इसके पीछे वहाँ के लोगों ने भी कहा कि एक तो वो पहला चुनाव है, ये बात भी लोग बार बार बोल रहे हैं कि अभी पहला चुनाव है, तो पहला चुनाव पॉलिटिक्स में कहते हैं हारने के लिए ही लड़ा जाता है। लेकिन ये बात लोगों के बीच भी है। और जब हम डुंडा में कुछ स्थानीय उन लोगों से बात कर रहे थे जो बहुत लंबे समय से वहाँ पर भेड़ की ऊन और अन्य चीज़ों का कारोबार करते आ रहे हैं, उनसे जब हमने कर्नल कोठियाल के बारे में बात की तो उनका भी यही कहना था कि हाँ, हो सकता है कि भले आदमी हो, अच्छी उनकी राजनीतिक सफ़र की जो शुरुआत है अच्छी हो, लेकिन अभी पहली बार यहाँ आए हैं तो इतना भरोसा उन पर नहीं है कि उनको चुनाव जिता दिया जाए। और इस सीट पर कुछ और मनमीत कुछ और पॉइंट लगते हैं या हम अगली सीट की तरफ बढ़े? त्रिकोणीय मुकाबला है इस सीट में, क्योंकि 8-10 हज़ार वोट एक छोटी विधानसभा में कोई कम नहीं होता है, बड़ा होता है, मतलब समीकरण बदलने लायक तो होता है। गोपाल रावत और विजयपाल सजवाण जी की जब दोनों 1 to 1 आते थे, पहले सजवाण कांग्रेस आती थी, उसके बाद भाजपा आती थी, रिपीट होता था, तो वोटिंग का ज़्यादा जो गैप होता था, जो वो ज़्यादा नहीं रहता था, 400, 500, 600। और पिछले बार एक बड़ा जो मैं अभी गोपाल रावत की वाइफ को टिकट वाली बात भी कर रहा था कि नया चेहरा चाहिए था। पिछले बार गोपाल रावत को जब टिकट मिला था तो सूरत राम नौटियाल वहाँ से एक भाजपा के बागी होकर वो वहाँ से उठे थे और उनको 9-10, लगभग मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 9-10 हज़ार के करीब वोट मिला था। तो पार्टी आलाकमान को एक संदेश तो ये चले गया था कि यहाँ पे लोगों को एक बदलाव की जरूरत है। यही कारण था कि गोपाल रावत की वाइफ को फिर टिकट न देने के बजाय फिर एक नई चेहरे को भाजपा ने आगे किया। राहुल, गंगोत्री के बाद हम गए थे प्रतापनगर विधानसभा सीट में, और वहीं से जब हम प्रतापनगर की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में चौरंगी खाल जैसे खूबसूरत डेस्टिनेशन भी आता है जहाँ पे झमाझम बर्फ़ भी गिर रही थी, और वहीं से प्रतापनगर का विस्तार भी, प्रतापनगर की शुरुआत होती है जो आगे टिहरी झील तक भी जाती है। प्रतापनगर का भी इतिहास रहा है कि प्रतापनगर में कांग्रेस भाजपा और वो भी 2 ही प्रत्याशी, सेम प्रत्याशी। जब राज्य गठन हुआ था तो फूल सिंह बिष्ट, वो भी अब निधन हो गया उनका, और उसके बाद फिर विजय सिंह पंवार, और फिर उसके बाद क्योंकि फूल सिंह बिष्ट जी का निधन हो गया था तो फिर विक्रम सिंह नेगी। इस बार भी विक्रम सिंह नेगी और सिटिंग विधायक भाजपा से विजय सिंह पंवार, इन दोनों के बीच में ही टक्कर है, जिनको गुड्डू पंवार के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वो इस समय के सिटिंग विधायक हैं और उनकी मुख्य लड़ाई कांग्रेस के विजयपाल सजवाण से है। इन दोनों की टक्कर में कौन ज़्यादा मजबूत नजर आता है? राहुल, जब हम लमगांव शहर में पहुंचे थे तो कई बुजुर्ग हमें मिले थे। उन बुजुर्गों से हमने एक प्रोग्राम भी, बातचीत करते हुए एक प्रोग्राम भी बनाया था, और उसके इर्द गिर्द जो लोग ऑफ कैमरे में भी कई लोगों ने बताया कि विजय सिंह पंवार जो भाजपा के वहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनके काम से वो संतुष्ट नहीं है। अच्छा, भाजपा के संग ये भी दिक्कत कई सीटों पे है कि एंटी इनकम्बेंसी का उनका वो भी खामियाजा भी उनको भुगतना है ही, वो एक राजनीतिक वो तो होता ही है। खैर, तो इस समय जो प्रतापनगर की मौजूदा स्थिति लग रही है वहाँ पे कि वहाँ पे कांग्रेस और दोहरी टक्कर है उसमें, मतलब तीसरा कोई है नहीं। आप पार्टी का वहाँ पे एक यंग लड़का है सागर भंडारी, लेकिन वो भी उतना बड़ा चंक या बड़ा वो उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। मुख्य तौर पे लड़ाई वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और लमगांव गांव से आपकी ओण पट्टी में हम प्रवेश किया, ओण पट्टी के बाद फिर हम रैका पट्टी गए, रैका पट्टी के बाद हमने धारमंडल गए, तमाम लोगों से बातचीत की, कई गाँव के प्रधानों से भी हमने बात की। उसके देख के ये लगता है इस बार कि कांग्रेस थोड़ा ऊपर है भाजपा से, ज़्यादा ऊपर नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि
थोड़ा उनको ज़्यादा आगे बनता हुआ दिख रहा है। मतलब जो कुछ सीमित सीट्स हैं ऐसी जिन पे क्लियरली नहीं भी कहें तो मेजरली एक पार्टी एज लेते हुए दिखती है। कहीं भाजपा है वो पार्टी, कहीं यूकेडी है और कहीं कांग्रेस है। तो प्रतापनगर वो सीट नज़र आती है जहाँ पे एक दल एज लेते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम प्रतापनगर से आते हैं टिहरी विधानसभा सीट पर। टिहरी विधानसभा सीट इस बार बेहद दिलचस्प बन पड़ी है। दिलचस्प इसलिए बन पड़ी है क्योंकि गांधी परिवार के बेहद नज़दीकी माने जाने वाले किशोर उपाध्याय, जो अब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस से विधायक भी रहे, इनफैक्ट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो एन चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हो गए और टिहरी से भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। और भाजपा से जो सिटिंग विधायक थे टिहरी के, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो और इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिनेश धने, जो कि पर्यटन मंत्री भी रहे राज्य के। दिनेश धने की एक अपनी पार्टी है जिससे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको कई लोग उनको निर्दलीय कहते हैं, लेकिन निर्दलीय नहीं, उनकी एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, उस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी तो यहाँ पे भी क्या जन एकता पार्टी शायद उनका नाम है। तो यहाँ पे भी इन तीनों के बीच में मुख्य मुकाबला है। इन तीनों में कौन मनमीत, कौन मजबूत, कौन कमज़ोर, और ये जो स्विच हुए हैं कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी आपस में जो बदल गए हैं, उसका क्या असर और लोगों के बीच में क्या लगता है, क्या बन रहा है? मुझे टिहरी में मुकाबला त्रिकोणीय बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे टिहरी में जो मुकाबला लगा वो जन एकता पार्टी के जो दिनेश धने हैं और जो किशोर उपाध्याय भाजपा है। इसके मुख्य कारण ये भी है, पहले तो मैं बता दूं कि शुरुआत में तो टिहरी में हमें यह लग रहा था कि जो दिनेश धने हैं वो एक तरफा क्लीन स्वीप कर रहे हैं। हाँ। लेकिन किशोर उपाध्याय के भाजपा से टिकट मिलने के बाद उनको किशोर उपाध्याय उस चुनाव में एक गर्माहट लेके आ गए हैं और वो एक लेवल में आ गया है। उसके पीछे कारण है, दिनेश जो किशोर उपाध्याय हैं वो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। भाजपा के पास अपना अनुशासित काडर होता है, वहाँ से अगर आदेश हो गया कि आपको प्रत्याशी को वोट देना है तो वो पड़ता है। कांग्रेस में जो धन सिंह नेगी गए हैं, हमें कई लोगों ने ये वहाँ पे बताया, चाहे वो बौराड़ी हो, टिहरी हो, चंबा हो, कि कांग्रेस का वोट इनडायरेक्टली दिनेश धने को पड़ता हुआ दिख रहा है। कई कांग्रेस के जो वहाँ पे नेता हैं और कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया कि हम धन सिंह नेगी को वोट देने के बजाय हम दिनेश धने को देंगे। और हमें एक हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये हम सुनी सुनाई बातों में आपको बता रहे हैं। इस समय तो कई लोगों ने ये भी बोला कि पार्टी आलाकमान के कई नेताओं के भी फोन आए हैं कि आप दिनेश धने को ही वो करें। अच्छा, ये इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन हमने, क्योंकि ये एक बार हमने नहीं सुना, ये कम से कम हमने 10 से 12 लोगों से ये सुना है कि दिनेश धने को आप वोट दें। तो मुख्य तौर पे वहाँ पे जो लड़ाई लग रही है वो कांग्रेस और ये दिनेश धने की जो जन एकता नहीं, कांग्रेस नहीं, भाजपा की। और तो एक तरफा जो कई लोग पहले आंकलन कर भी रहे थे कि एक तरफा टिहरी की सीट बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे भाजपा पूरी फाइट में है और संभवतः हो सकता है वो सीट निकाल भी ले। ठीक है, टिहरी से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं देवप्रयाग सीट की तरफ। घनसाली गए थे पहले, घनसाली सीट का। ठीक है, घनसाली सीट पर क्या समीकरण, कौन प्रत्याशी, और एक ओवरव्यू मनमीत बताएं। घनसाली भी रिजर्व सीट शायद। घनसाली रिजर्व सीट है और वहाँ पे जो भाजपा के शक्ति लाल शाह थे उन्हीं को ही दोबारा पार्टी ने मौका दिया है। और कांग्रेस से धनीलाल शाह हैं। यहाँ पे दिक्कत यह है कि दोनों ही पार्टी के बागी खड़े हैं। अच्छा, भीमलाल आर्य जो पहले कांग्रेस के टिकट से वहाँ पे जीत चुके थे, वो अब बागी के तौर पे खड़े हैं। और वो निर्दलीय लड़ रहे हैं? वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा। और भाजपा से सोहन लाल बागी के तौर पे उठे हैं और निर्दलीय के तौर पे उठे हैं। सोहन लाल जापान से रिटर्न है। घनसाली बेल्ट में जापान, एक मिनी जापान भी वहाँ पूरे उस इलाकों को कहा जाता है कि जापान में बहुत से वहाँ के युवा जापान में नौकरी करते हैं और उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक जापान के से मनी ऑर्डर के द्वारा आया पैसा से फूलती फलती है। तो वहाँ पे सोहनलाल जो हैं वो जापान से रिटर्न है, वो भाजपा के कार्यकर्ता भी माने जाते हैं और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी काम भी किया था, तो वो भी बागी। तो यहाँ पे घनसाली का मुकाबला भी काफ़ी रोचक है। मतलब दोनों पार्टियों के बागी अपने अपनी मुख्य पार्टियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और फिर भी लेकिन मुकाबला आपको लगता है दो ही पार्टी, मतलब राष्ट्रीय पार्टियों के बीच है? दो ही पार्टी का है, लेकिन घनसाली में एक बड़ा ही, कई लोगों से हमने सुना
कि यहाँ पे ये चुनाव इससे तय नहीं होगा कि दोनों कितने वोट लेके आएंगे, दोनों मतलब कांग्रेस और भाजपा। यहाँ पे चुनाव इससे तय होगा कि दोनों बागी कितने वोट काटेंगे। तो जो जितने ज़्यादा वोट काटेगा दूसरा प्रत्याशी संभवतः उभर के आएगा। अच्छा। तो घनसाली सीट भी ऐसी है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पे हम कह नहीं सकते कि कौन वहाँ पे, लेकिन कांटे की टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। और घनसाली सीट से फिर हम आगे बढ़े देवप्रयाग सीट की तरफ। तो देवप्रयाग पूरे प्रदेश में इस समय एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर यूकेडी की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। उसके अलावा एक सीट कुमाऊं की भी है, पुष्पेश त्रिपाठी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट के लिए भी कहा जा रहा है कि वहां पे यूकेडी कुछ मजबूत है। लेकिन देवप्रयाग में सबसे मजबूत लड़ाई अगर मानी जा रही है तो यूकेडी और कांग्रेस के मंत्री प्रसाद नथानी और विनोद कंडारी जो कि भाजपा से सिटिंग विधायक हैं। लेकिन मनमीत, इन तीनों प्रत्याशियों में से सबसे कमज़ोर, पहले अगर हम बोलना चाहें कि तीन में सबसे कमज़ोर कौन नज़र आता है, तो ऐसा कोई आकलन? ये सीट भी त्रिकोणीय एक संघर्ष बनाती है और यहाँ पे हमें यूकेडी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूकेडी यहाँ पे नंबर 1 की पोजीशन में अभी तक लग रही है। और नंबर 2 का मैं बता दूं, नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 2 और 3 की जो लड़ाई है वो यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और यहाँ पे कई लोगों की, जैसे बरियारगढ़ के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, हमारी मेन देवप्रयाग में भी लोगों से बातचीत हुई, उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पे देखो भाजपा के संग तो नाराजगी रहेगी क्योंकि वो इस समय सत्ता में है, एक एंटी इनकम्बेंसी है ही। तो वहाँ पे एक देवप्रयाग की सीट है जहाँ पे हमें लगता है कि भाजपा तीसरे नंबर पे बहुत कम अंतर से सेकंड वाले से आ सकती है। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस भी आ जाए, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और भाजपा से कोई जीत जाए। लेकिन जो हमने एक वहाँ पे महसूस किया वो वहाँ पे यूकेडी की सीट काफ़ी हद तक निकलती हुई दिख रही है, एक सबसे मजबूत सीट यूकेडी की। पूरे प्रदेश में सबसे मजबूत दावेदारी यूकेडी की। प्रदेश अध्यक्ष खुद यूकेडी के जो हैं दिवाकर भट्ट, पहले मंत्री भी रहे हैं, अलग अलग सरकारों में रहे हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देवप्रयाग से हम आगे बढ़ते हैं तो आती है श्रीनगर सीट। वो श्रीनगर सीट जहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव मैदान में हैं और उनके खिलाफ डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि मिनिस्टर भी मंत्री रहे हैं, शिक्षा राज्य मंत्री, तो वो चुनाव मैदान में हैं। अपने कुछ बयानों के लिए बेहद चर्चित भी हुए थे, मोबाइल ऐप से बादलों को हिलाने वाले बयानों की वजह से चर्चाओं में रहे। तो वो इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो उस सीट पर मनमीत क्या लगता है कि वो सीट भी बिल्कुल नेक टू नेक फंसी है? वो सीट भी बिल्कुल नेक टू नेक फंसी है राहुल। और हमने जब श्रीनगर में कई लोगों से, व्यापारियों से और जो दूसरे स्टेक होल्डर होते हैं एक समाज में, उन लोगों से बात की तो अमूमन लोगों में एक बदलाव की वहाँ पे एक गुंजाइश, लोगों को एक चाहत थी कि यहाँ पे बदलाव हो। हमारी एक महानगर कांग्रेस के एक महानगर कार्यकर्ता से भी बात हुई और उसने बताया कि लोगों पे यहाँ पे बहुत है कि यहाँ पे कांग्रेस आए। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे क्यों मात खा रही है, कांग्रेस वहीं पे नहीं बल्कि पूरे राज्य में यही हाल है, संगठन के तौर पे मार खा रही है। उनका कहना है कि भाजपा यहाँ पे आराम से जीत सकती है क्योंकि उनके पास सबसे मजबूत संगठन है। हालांकि जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन बूथ तक जनता के पहुँचते पहुँचते भी कम से कम 10-15% का फर्क पड़ जाता है जो बूथ मैनेजमेंट होता है। और भाजपा बूथ मैनेजमेंट के पन्ना प्रमुख हो चाहे तमाम मैनेजमेंट हो, उसमें सबसे लीड लेती हुई है, संगठन के स्तर पे बहुत मजबूत है। हाँ, तो ये जो श्रीनगर की सीट है, क्योंकि ये हॉट सीट भी है, कांग्रेस के खुद अध्यक्ष यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो ये ऐसा नहीं कि इसमें प्रत्यक्ष तौर पे कह दिया जाए कि ये जीत रहा है या कांग्रेस जीत रही है, भाजपा जीत रही है। ये सीट कांटे की टक्कर है, तो इसमें अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। वहाँ से आगे बढ़ें, श्रीनगर से आगे बढ़ें तो अगली विधानसभा है रुद्रप्रयाग विधानसभा। रुद्रप्रयाग विधानसभा भी इंटरेस्टिंग इसलिए बन गई है क्योंकि मातबर सिंह कंडारी जो कि पहले अलग अलग दलों में रहे, वो पहले बीजेपी में रहे, फिर कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस से ही टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला। टिकट मिला प्रदीप थपलियाल, शायद कैंडिडेट का नाम है, प्रदीप थपलियाल को टिकट मिला। और तो मातबर सिंह कंडारी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदीप थपलियाल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और भरत सिंह चौधरी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी वहाँ के सिटिंग विधायक हैं। और यूकेडी से एक बहुत युवा नेता जिसने इस बार एक बज़ क्रिएट किया है, मोहित डिमरी उनका नाम है। मोहित डिमरी की जो मदर हैं वो बीजेपी की नेता रही, बीजेपी से जिला पंचायत भी चुनी गई, लेकिन मोहित ने भाजपा कांग्रेस न चुनकर एक क्षेत्रीय दल चुना है। बहुत यंग अभी लड़का है और जनता के बीच में, लोगों के बीच में अच्छी पकड़ है। हालांकि
मतदाताओं के बीच में वोट उनको कितना पड़ेगा इसका कोई बज़ नहीं नज़र आता उस पर्टिकुलर सीट पर, या कोई प्रभावित करने वाली स्थिति बहुत मजबूती से नज़र नहीं आती। लेकिन एक ओवरऑल सोशल मीडिया से लेकर के और अन्य दाएं बाएं पहाड़ की विधानसभाओं में वो चर्चा का केंद्र ज़रूर बने हैं, एक हस्तक्षेप उनके नाम का ज़रूर सुनाई देता है। तो उस सीट पर मनमीत कैसी रुद्रप्रयाग भी उत्तराखंड की और सीटों की तरह दो दलों, राष्ट्रीय दलों के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ पे भाजपा का थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा आगे है कांग्रेस से। उसका एक फैक्टर मातबर सिंह कंडारी, क्योंकि मातबर सिंह कंडारी के पास अपने ठीक ठाक वोट है, ज़्यादा इतने ज़्यादा भी नहीं आएंगे जैसे लोगों ने बताया हमें, लेकिन वो ठीक ठाक वोट उन पे बागी में और कांग्रेस के प्रत्याशी में। लेकिन इसका एक फैक्टर मनमीत और भी है, क्योंकि मातबर सिंह कंडारी लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे हैं, तो उनका जो अपना मजबूत कैडर है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी को प्रभावित करता हो। तो मातबर सिंह कंडारी सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि लगभग वहां पर दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। और कुछ जब हमारी स्थानीय लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी बताया कि भरत सिंह चौधरी के अगेंस्ट भी टिकट के दावेदार जो थे, मजबूत दावेदार, वो रुद्रप्रयाग में थे, और वो अब टिकट भरत सिंह चौधरी को मिलने की वजह से वो भी मातबर सिंह कंडारी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी लेकिन चुनाव की अगर लड़ाई की मुख्यतः बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी के बीच ही चुनाव लड़ाई नज़र आती है, और ये भी शायद फैक्टर वही बनेगा कि देखा जाएगा मातबर सिंह कंडारी किसे ज़्यादा डैमेज करते हैं तो वो एज ले जाएगा। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगली विधानसभा आती है कर्णप्रयाग विधानसभा। कर्णप्रयाग विधानसभा में मुख्य प्रत्याशी दोनों ही, कर्णप्रयाग विधानसभा में एक जगह पड़ती है गौचर, और ये दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हैं दोनों ही गौचर से ही आते हैं, एक ही क्षेत्र के हैं, तो वो और ज़्यादा मामला फंस गया है। क्या क्या नाम दोनों प्रत्याशी? कांग्रेस से मुकेश नेगी है, ये गौचर नगर पालिका के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और भाजपा से यहाँ पे अनिल नौटियाल है, पूर्व के मेरे ख्याल से 2 या 3 बार के शायद विधायक रहे हैं, और इन दोनों के बीच में ही मुख्य तौर पे फाइट है। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग और व्यापारी कर्णप्रयाग के बाज़ार में जो हमने बातचीत करी, और तो वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो सीट निकाल सकते हैं। हालांकि कर्णप्रयाग में हम क्योंकि बाज़ार में ही हमने बातचीत की है, इसलिए आधार पे मैं पूरा कर्णप्रयाग सीट का एक विस्तृत वो नहीं समझ पाया हूँ, और बिना समझे मैं दावा वो करना भी खैर एक ठीक नहीं होगा। तो लेकिन वहाँ पे संभवतः फाइट 2 के बीच में। ठीक है, और 2 लोगों का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है कि एक खंडूरी हैं जो कि उत्तराखंड क्रांति दल से इस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और इंद्रेश मैखुरी हैं जो कि इस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग कुछ हद तक चुनाव को प्रभावित करेंगे, दोनों लोग कुछ पर्टिकुलर चंक्स का वोट ले जाएंगे, लेकिन आम जनता के बीच ये राय है कि ये दोनों लोग तीसरे और चौथी पोजीशन पे होंगे। मुख्य फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से अगर हम कुछ और आगे बढ़ें तो आती है थराली विधानसभा सीट। थराली जो कि काफ़ी लंबे समय से एक आरक्षित सीट है, और थराली सीट पर भी जो वहाँ के पिछले विधायक थे उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनकी वाइफ को टिकट दिया गया था। वाइफ बीजेपी के वो थे, और वाइफ उनका नाम मुन्नी देवी उनका नाम था। उनको टिकट मिला था, वो वहाँ से विधायक थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी जगह किसी और को टिकट दिया है। जिनको टिकट मिला है मगन लाल से भाजपा ने मगन लाल जी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने प्रोफेसर डॉक्टर जीत राम को वोट दिया है और वो टिकट दिया है, और ये सीट त्रिकोणीय सीट है। यहाँ पे आपके गुड्डू लाल, हाँ, वो भी वहाँ पे अच्छा खासा उनका एक समर्थन है वहाँ पे। पहाड़ की जो बहुत सीमित सीट है जिनमें आम आदमी पार्टी चर्चा का विषय बन रही है, उसमें से एक ये थराली विधानसभा सीट भी है। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वहाँ गुड्डू लाल जी को टिकट दिया है, और गुड्डू लाल जी पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि वो भी चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। हालांकि जीतने की उम्मीद या जीतने वाली पोजीशन में शायद उनको नहीं देखा जा रहा है, लेकिन मजबूत है तो त्रिकोणीय मुकाबला वो बना रहे हैं, उनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और इसलिए उनका अगर थराली विधानसभा सीट का जिक्र होगा और उनके मुख्य प्रत्याशियों का जिक्र होगा तो आम आदमी पार्टी के गुड्डू लाल जी का जिक्र भी उसमें ज़रूर आएगा। और ये उन सीटों में से एक सीट है जहाँ पे कांग्रेस दूसरे नंबर पे रह सकती है, जहाँ पे भाजपा का थोड़ा ज़्यादा हमें तमाम गाँवों में हमें समर्थन मिलता हुआ महसूस हुआ। तो यहाँ पे लगता है कि भाजपा थोड़ा एज ले जा सकती है
आगे। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के बीच में मैं थोड़ा रोक रहा हूँ राहुल आपको। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के जो हम समर्थन की बात कर रहे हैं, ये जो हमने लोगों से जो बातचीत की है, उनका ये जो प्रचार है, प्रचार को देख के हमने महसूस नहीं किया, क्योंकि भाजपा का प्रचार जो है वो बड़ा आक्रामक प्रचार है इस समय भी। मतलब पहाड़ों में भी उनके झंडे डंडे आपको हर जगह एक मतलब मेले की तरह लगेंगे आपको, उनकी गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। तो जो हम लोगों से हमने जो मैन टू मैन हमने जो फीडबैक लिया है, हम उसके आधार पे आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद थराली के बाद राहुल हम गए थे आगे केदारनाथ विधानसभा। और ये देखिए इसलिए भी दिलचस्प है, जैसे अभी मनमीत बता रहे थे कि पिछली जो थराली विधानसभा सीट है उसमें बीजेपी एज लेता हुआ दिख रही है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक हमने जितनी सीटों का जिक्र किया, हम अब केदारनाथ का जिक्र करेंगे। और जैसा कि शुरुआत में भी बताया कि केदारनाथ एकमात्र विधानसभा थी जहां से पिछली बार कांग्रेस जीती थी। इसके अलावा अन्य ये जितनी विधानसभाओं का हमने जिक्र किया, ये सब जगह से भाजपा एक तरफा जीती, मतलब सब जगह सिटिंग विधायक बीजेपी के थे। और उस माहौल से आज माहौल ये है कि डिस्कोर्स यहाँ आ गया है कि अगर टिप्स पे गिनना चाहो कि कौन कौन से सीट आप इस तरह से देखी जा सकती हैं जो क्लियरली बीजेपी एज लेते हुए दिख रही हो, वो बहुत चुनिंदा है। इसीलिए जब ऐसी कोई सीट का जिक्र आता है तो उस पर नज़र और ज़्यादा पड़ने लगती है। तो अब बढ़ते हैं केदारनाथ विधानसभा की तरफ। केदारनाथ वो विधानसभा जो पिछली बार भयानक मोदी लहर में भी कांग्रेस के हाथ लग गई थी। मनोज रावत वहां से विधायक चुने गए और हालांकि ये भी कहा जाता है कि मनोज रावत का चुनाव जीतने के पीछे वहाँ के जो स्थानीय समीकरण थे, जिस हिसाब से टिकट कटे, वहाँ से कुलदीप रावत एक प्रत्याशी थे जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे और मनोज रावत मात्र 1000 से भी कम वोटों के अंतर से उनसे जीते थे। और जिस तरह से कांग्रेस के और बीजेपी के बागी विधायकों ने समीकरण बनाए थे, उस हिसाब से मनोज रावत के हाथ जीत लगी थी, ये पिछली बार कहा जाता है। इस बार का समीकरण मनमीत कैसा बन रहा है? एक कांग्रेस के मनोज रावत हैं, निर्दलीय कुलदीप रावत हैं और भाजपा से शैला रानी चुनाव लड़ रही हैं। तो केदारनाथ विधानसभा को इस बार भ्रमण करने के दौरान ऐसा ही महसूस हुआ जैसे 2017 में हुआ, वही फाइट और वही आगे समीकरण हमें लगे कि ऐसा ही शायद रिजल्ट भी आएगा। मुख्य तौर पे जो फाइट है वो कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत और जो कुलदीप रावत है निर्दलीय, उनके बीच ही हमें दिखी। और भाजपा यहाँ पे तीसरे नंबर पे जा सकती है, लेकिन मुख्य तौर पे फाइट यहाँ पे निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में ही है। हम लोग इसके बाद पहुंचते हैं, हम लोग वहां से वापस लौटे क्योंकि गैरसैंण में बहुत भारी बर्फबारी हो गई थी जो कि कर्णप्रयाग विधानसभा सीट में आता है, तो वहां से हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमको वापस लौटना पड़ा। लेकिन मनमीत, हमारे से जहां तक हम गए थे उससे एडजॉइनिंग विधानसभा बद्रीनाथ विधानसभा है, क्या उसका हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू अपने दर्शकों को दे सकते हैं कि वहाँ से राजेंद्र भंडारी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले निर्दलीय थे, इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, और भाजपा से महेंद्र भट्ट वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे वो सीट भी बिल्कुल नेक टू नेक लग रही है या कोई थोड़ा बहुत एज लेता हुआ उस सीट पे नजर आता है? वहाँ पे कांग्रेस थोड़ा एज में है, कांग्रेस एज में है। और वहाँ पे जो जीत का जो समीकरण भी होगा या जीत का जो वोटिंग जो परसेंटेज होगा वो ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत कम से वहाँ पे कांग्रेस आगे बढ़ते हुए दिख रही है। वापसी में जब हम लोग वापस लौटने लगे तो वापस लौटते हुए हमको जो विधानसभाएं पड़ी, क्योंकि हम लोग टिहरी से एक दूसरी दिशा में बढ़े थे, लेकिन जब हम लोग वापस लौटने लगे तो हमको जो बीच में विधानसभा पड़ी नरेंद्र नगर सीट जो है, बहुत दिलचस्प सीट है। वो भी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि बीजेपी से सुबोध उनियाल चुनाव लड़ रहे हैं। सुबोध उनियाल वो हैं जो कि पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी मिनिस्टर थे, बीजेपी में भी मिनिस्टर थे, इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं ओम गोपाल रावत, जो कि ओम गोपाल रावत पहले यूकेडी में थे और चुनाव जीते थे यूकेडी में रहते हुए, और पिछला चुनाव वो हारे थे। इस बार उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। तो मनमीत, वहाँ पे मुख्य फाइट कांग्रेस बीजेपी, वहाँ पे मुख्य फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही संभवतः अभी तक लग रही है। और एक ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहाँ पे कुछ पॉइंट से आगे लीड करती हुई नज़र आ रही है। वो इसलिए भी हमें लग रहा है वो, और इसलिए भी वो क्योंकि जो ओम गोपाल रावत थे वो पिछले बार निर्दलीय थे और उनका जो विनिंग कैंडिडेट थे सुबोध उनियाल भाजपा से, वो कांग्रेस से, उनका कोई बहुत बड़ी लीड नहीं थी, और इस बार वो कांग्रेस के टिकट पे है।
तो एक संगठन का जो एक कुछ काडर वोट होता है, अगर उसका उनको फायदा मिलता है, और एक राष्ट्रीय पार्टी की एक हवा भी होती है। हाँ, और दूसरी तरफ जो भाजपा के इस समय है वहाँ पे सिटिंग विधायक हैं और मुख्य ये कृषि मंत्री है सुबोध उनियाल जी, उनके संग एक नकारात्मकता भी होगी, जिसको एंटी इनकन्वेंसी जो चुनाव में एक बहुत पॉपुलर शब्द है कि ये उनके संग होगा। तो इस समीकरण से हमें लगता है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक तरफा भाजपा वहाँ पे जीत रही हो, वहाँ पे बहुत ही कांटे की टक्कर है। और ये जब भी किसी कोई बहुत मजबूत, जैसे सुबोध उनियाल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि कांग्रेस में भी मिनिस्टर रहे, पिछली बार बीजेपी सरकार में भी मिनिस्टर रहे, तो इस तरह के कैंडिडेट के अगेंस्ट जो भी चुनाव लड़ रहा होता है, अगर वो मजबूत टक्कर देने की स्थिति में होता है तो भी एक ऐसा ही एक ओवरव्यू समझ में आता है कि शायद जो टक्कर देने की स्थिति में जो व्यक्ति है वो लीड लेता हुआ नजर आ रहा हो। तो ये भी इस तरह से भी उसे देख सकते हैं। वहाँ से नीचे उतरते हैं तो ऋषिकेश विधानसभा आती है। ऋषिकेश विधानसभा में एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट इस बार हैं, जो कि हैं दिनेश धने के बेटे। वो विधानसभा से, उस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने फिर से उन्हीं को टिकट दिया है जो सिटिंग विधायक हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल उनका नाम है। और कांग्रेस के जो वहाँ पे एक युवा प्रत्याशी है, कोई जयंत करके नाम संभवतः अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है, तो लेकिन वो सीट भी उन चुनिंदा सीट्स में से है जहाँ पे बीजेपी क्लियरली लीड लेती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे बीजेपी राहुल ऋषिकेश में हमें जो महसूस हुआ कि वहाँ पे एक नंबर पे बीजेपी जो हमारे अभी विधानसभा अध्यक्ष भी है प्रेमचंद अग्रवाल, वो वहाँ पे लीड करते हुए दिख रहे हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे कांग्रेस आ सकती है और तीसरे नंबर पे वहाँ पे कनक धनाई, बहुत ही युवा नेता है और बहुत ही डायनेमिक भी है। मतलब इस बार अगर वो तीसरे नंबर में आते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि फिर आगे की राह उनके लिए बहुत बेहतर हो सकती है, खुल सकती है। लेकिन ओवरऑल जो ऋषिकेश का है वहाँ पे हमें भाजपा एक एज लेती हुई साफ तौर पे दिख रही है। तो ये आपने जिन इलाकों में हम लोग गए, हमने एक ओवरव्यू आपको दिया, आपको अंदाज़ा लगा होगा कि पहाड़ की सीटों में इस बार किस तरह की हलचल है, कौन एज लेता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। और मैदानी सीटों को हमने जानबूझ के अभी छोड़ दिया है, क्योंकि हमने मैदानी क्षेत्रों में उतना भ्रमण नहीं किया है कि हम आपको कुछ कंक्रीट और इनपुट्स के साथ में उसके बारे में चर्चा कर पाएँ। लेकिन एक विधानसभा सीट के बारे में चर्चा होनी रह गई। हालांकि हम उस इलाके में नहीं गए, लेकिन वहाँ जो पत्रकार साथी काम कर रहे हैं और जो लोग वहाँ से हमारे टच में हैं, उनसे हमारे लगातार संपर्क हो रहा है। और वो बहुत दिलचस्प इसलिए भी है, वो क्योंकि अभी लगभग एक महीना पहले तक पूरे प्रदेश की राजनीति में जो एकमात्र व्यक्ति सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय था, उसका नाम था हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत भाजपा से उनको निकाला गया, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में एंट्री भी बड़ी ड्रामेटिक हुई। उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन उनकी बहू अनुकृति गुसाई, जो कि मिस इंडिया या मिस इंडिया पैसिफिक, मिस एशिया पैसिफिक, माफ़ कीजिएगा मैं एग्जैक्टली वो जो डिजिग्नेशन उनको मिला था मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मॉडलिंग इंडस्ट्री में रही हैं और उनको युवा हैं, लेंसडाउन में ही पली बड़ी हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनके अगेंस्ट हैं बीजेपी के सिटिंग विधायक, और वो सीट बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय इस समय बनी हुई है। पहले थोड़ा समीकरण पे बात करते हैं, फिर इस पर भी बात करेंगे क्यों चर्चाओं का विषय है। मनमीत, क्या लग रहा है उस सीट पे? राहुल, वहाँ पे भाजपा के जो इस समय सीटिंग विधायक हैं वो है दिलीप रावत जी, महंत दिलीप रावत जी, और जो वहाँ पे कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया, जैसे आपने बताया, अनुकृति गुसाई रावत को, जो हरक सिंह रावत जी की पुत्रवधू है। पहले शुरुआत में एक आपने देखा होगा कि बहुत ही वो ऐसी सीट है जिसमें पूरे उत्तराखंड की नज़र थी कि यहाँ पे पहले अनुकृति को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद जब मिला तो कई लोगों से हम जैसे पत्र चर्चा करते थे, लोगों को लगता था कि अनुकृति वहाँ पे कमज़ोर कैंडिडेट है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो हमारी तमाम लोगों से बातचीत हुई, जो लोग वहाँ से प्रचार करके, दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो दूसरे दलों के लिए यहाँ से देहरादून से जो प्रचार करने गए थे, उनसे जो फीडबैक हमें मिला और जो तमाम टेलीफोनिक बातें या एक पत्रकारों का जो एक ग्रुप होता है उसमें जो बातें हैं, उससे लगता है कि अनुकृति गुसाई अब लीड लेती हुई लग रही है। उसके पीछे एक खास तौर पे हरक सिंह रावत की स्ट्रेटजी होती है, वो एक खास स्ट्रेटजी है उसकी, हालांकि हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते नहीं, लेकिन उसको मोटा मोटा बताएं तो शायद दर्शक भी समझ जाएंगे कि बहुत धन बल और संसाधन का जो पेनिट्रेशन जो उत्तराखंड की राजनीति में है, वो बहुत जबरदस्त जो तरीके से वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एकमात्र वो सीट है कि जिसने भाजपा के सारे तंत्र को, सारे जो मैनेजमेंट है वो
एक लंच डाउन वाली सीट में ही टक्कर मिल रही है। प्रत्येक गांव में ऑफिस खुले हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो इससे लगता है कि अनुकृति गुसाई का, क्योंकि हरक सिंह रावत के जो पहले भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग से थे, चाहे वो कोटद्वार से थे, वो जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल फ्रेश चेहरा होते हैं और जीत के एक विनिंग उसके कैटवॉक करते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो एक उनकी खास रणनीति है, उस रणनीति की बदौलत उसी रणनीति का फ़ायदा अब अनुकृति गुसाई को भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो वहाँ पे लगता है हमें कि कांटे की टक्कर तो है, लेकिन अनुकृति गुसाई थोड़ा लीड लेते हुए महसूस हो रही है। तो हमने मोटा मोटा आपको 15-16 विधानसभाओं की डिटेल में बातें बताई और कुछ विधानसभाओं के बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू आपको दिया, जिससे आपको अंदाज़ा लगा होगा कि गढ़वाल की 40 सीटों में से मैदानी सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो पहाड़ी जिन सीटों की हमने चर्चा की, आपको एक अंदाज़ा लगा होगा कि कौन वहाँ पे एज पे है। ये प्रोग्राम हमने सिर्फ गढ़वाल तक इसलिए सीमित रखा क्योंकि हम गढ़वाल टीम में जो लोग शामिल रहे हैं उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। ऐसा ही एक प्रोग्राम हमारी कुमाऊं टीम भी आपके लिए लेकर आएगी, जिसमें कुमाऊं की तमाम सीटों पर ऐसी विस्तृत चर्चा होगी कि कौन एज लेता हुआ दिख रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या कौन कौन प्रत्याशी मुकाबले में हैं। जल्द ही वो कार्यक्रम भी आपके साथ में साझा किया जाएगा। ये चुनावी चर्चा आपको कैसे लगी ये हमको ज़रूर बताइएगा, और चुनाव से संबंधित कुछ इश्यूज़, कुछ मुद्दे, कुछ लोग जिनसे आपको लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिन लोगों से बात होनी चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बारामासा की चुनाव यात्रा अभी जारी है, जुड़े रहें और देखते रहें बारामासा।